बोलिए बोलिए। अरे ही तो चलो हम लोगों ने सीखा था सर पैकिंग फ्रैक्शन है नियरेस्ट नेबर ऑफ सम यूनिट सेल लाइक क्यूबिक क्लोज पैक में हम लोगों ने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन सीखा 74.5। प्रिमिटिव यूनिट सेल का हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन सीखा 52 पॉइंट समथिंग। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हेक्सागोनल क्लोज पैक का पैकिंग फ्रैक्शन सीखा, वो भी कितना था 74 पॉइंट समथिंग। एक यूनिट सेल बच रहा है और वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यानी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इट्स नियरेस्ट नेबर, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता था, बोलो भाई। इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल the atoms are occupied at center of a body along with the corners। कॉर्नर के साथ साथ एटम, एक एटम कहाँ रहता था, यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में जो आता था, यानी बॉडी डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होता है, वो सेंटर होता है इस यूनिट सेल का। देखिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह का। ये क्या है, एक क्यूबिक सिस्टम है ये, और ये एज लेंथ ए हम लेते थे। अभी एटम कहाँ पर है, कॉर्नर पर है कि नहीं है, एटम कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। और कॉर्नर के साथ साथ इसके बॉडी डायगोनल का एक जो सेंटर आएगा, बॉडी डायगोनल का सेंटर कुछ इस तरह से आएगा कि ये ऐसे और ये वाला कुछ यहाँ पर एक एटम यहाँ पर ऐसा है। ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, है कि नहीं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ये कैसा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक है, यानी एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ का वॉल्यूम, ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम एक क्यूब हो जाएगा इनटू 100। अब पहली चीज तो इसमें कितने एटम हैं, 1/8 इंटू 8 1, और एक एटम का फुल कंट्रीब्यूशन है, टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक एटम का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अभी क्या है कि हमको आर और ए में रिलेशन चाहिए। आर और ए के रिलेशन के लिए हमको क्या चाहिए कि कहाँ पर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें देखोगे तो ये एटम कितनी डिस्टेंस पर है, रूट ये ए पर है, ये दोनों एटम कितनी डिस्टेंस पर, ए पर है, ये √2 पर है और ये √3 पर हो जाएंगे। तो ये वाला आइटम √3/2 होगा। यस सर। और √3/2 1.7 डिवाइड बाई 2 1 से कम आएगा। यानी नियरेस्ट आइटम कौन सा है, ये है जो यहाँ पर टच कर रहे हैं आइटम, वो किसके अलाउ कर रहे हैं, बॉडी डायगोनल की। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्या कि इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एटम्स आर टच ईच अदर एट बॉडी डायगोनल। इन बॉडी डायगोनल क्या है, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल atoms are touches each other at body diagonal. Atoms are touches at body diagonal. बोलो भाई, ऐसा होगा। अब बॉडी डायगोनल को अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं यहाँ से ऐसे, तो 3 एटम ये दिख रहे हैं, 1 2 3, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ही तो दिखेगा। अब ये है कि ये अगर ऐसा दिख रहा है
इन दिस वे, इस तरह से। तो ये डिस्टेंस आप आसानी से लिख सकते हैं R और 4R और 4R बेसिकली ये कितनी होती है √3। ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखेंगे। ये डिस्टेंस कितनी होती है √2, ये A है तो ये हो जाएगा x² x √a² प्लस √2a², और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस हमारी √3a। क्लियर। तो हम लिख पाएंगे क्या कि देयरफॉर √3a = 4R लिख सकते हैं, या a = क्या हो जाएगा 4R/√3। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। नाउ ये पैकिंग इफिशियंसी जो हमारे पास आ रही है वो = हो रहा है 2 × 4/3 πr³ अपॉन a³ मीन्स 4R/√3, 4R/√3 का क्यूब। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में देखेंगे 2 × 4/3 πr³ अपॉन इसको करेंगे 4 4 या 16 4 या 64 64 r³/3√3 और 3√3 ऊपर जाएगा या यही लिख देते हैं 3√3 आएगा ये into 100, ये भी कर देते हैं 100। ये बात ठीक लिखी गई है। यस सर। थोड़ा सा अगर और इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 8/3 × πr³, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 3√3 अपॉन 64 r³ यस सर। ये r³ कैंसिल हो जाएगा आसानी से, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा आसानी से, हो जाएगा हो जाएगा। 8 8 या 64 आ जाएगा, और हमारे पास जो बच रहा है अल्टीमेटली π/8√3 into 100। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, √3 ऊपर है, हाँ √3 ऊपर। ये क्या हो जाएगा π√3/8। इसको सॉल्व करिए 3.14 × √3 की वैल्यू 1.73 इतना ही रहने दो, और इसकी वैल्यू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 और इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 68 पॉइंट समथिंग 68%। तो वाइड परसेंटेज कितना है इसको सॉल्व करने पे आगे, ये किसका है, ये एटम के परसेंटेज। वाइड परसेंटेज कितना हो जाएगा, वाइड फ्रैक्शन 32% में क्या है, वाइड है। तो अब तक हमारे पास ऑलमोस्ट सारे यूनिट सेल का क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, और उसमें हमने क्या पाया कि सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, प्रिमिटिव का है। जिस स्पेस पे एटम नहीं है वहाँ वाइड, अगर इतने में एटम है तो बचे स्पेस में क्या है, वाइड। वाइड मतलब ब्लैंक स्पेस जहाँ पर एटम नहीं है। और हम क्या पा रहे हैं कि सबसे कम जो पैकिंग फ्रैक्शन एटम का है वो किसमें है, प्रिमिटिव में 52%। फिर क्या है बॉडी सेंटर्ड में 68%, और फिर क्या है क्यूबिक में 74%, और हेक्सागोनल में भी क्या है 74%। सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉलिड ऑलवेज ऑक्युपाइड फॉर ए हाई इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। इसीलिए ज़्यादातर जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो या तो HCP होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाते हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैक सिस्टम बनाते हैं, यानी फेस सेंटर बनाएंगे FCC या HCP। तो HCP और FCC को अगर रफली हम देखें, कैलकुलेशन का पैटर्न छोड़ दें, तो उनमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, सेम है 74%, यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इनकी 74% की है। अब इसमें ये है कि ये तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, और मोस्ट ऑफ सॉलिड किसमें ऑक्युपाई करेंगे, इसी में करेंगे। थर्ड हमारा काम होता है कि हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करें। जब तक इसको नोट करोगे फिर हम लोग करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और सम नियरेस्ट नेबर।
तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, किस डिस्टेंस पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा? देखिए ये कितने पर है, ए पर है, ये वाला √2a पर है, ये √3a पर है, और ये कितना है √3/2a पर। तो सबसे करीब तो यही हुआ। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर देखिए, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, नियरेस्ट नेबर, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कितने डिस्टेंस पर है? एट द डिस्टेंस ऑफ √3/2a। अब इसका देखिए 1/8 पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 पर कितना आएगा? 1/1 एटम के लिए कितना नियरेस्ट नेबर है? 1। तो 1 एटम के लिए कितना होगा? 8 होगा। सिंस 1/8 एटम, नियरेस्ट नेबर कितना है? 1 एटम है, यही तो है। तो 1 एटम के लिए कितना हो जाएगा नियरेस्ट नेबर? 8। अब देखिए क्या ये 8 जो है किसी और यूनिट सेल में किसी और एटम से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम ये लाइन चेक करते हैं। हम कहते हैं कि इस लाइन को कवर करने में जितने यूनिट सेल लगेंगे उतने में क्या होगा? कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो एक बॉडी के अंदर है, इसका कंट्रीब्यूशन किसी में नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा? नियरेस्ट नेबर 8/1 = 8। ये कंफर्म हुआ। सेकंड नियरेस्ट नेबर बताइए। सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ कोर्स √2a डिस्टेंस पर होगा, है कि नहीं? यही तो होगा। हाँ, a है, ये a डिस्टेंस पर, एट द डिस्टेंस ऑफ a कितने होंगे? 1/8 एटम के लिए 3 है, 1 2 3। 1/8 एटम का नियरेस्ट नेबर कितना है? 3। तो 1 एटम का नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा? 24। अब देखो ये नियरेस्ट नेबर है, इस लाइन को ये कितने के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंट्रीब्यूटेड? इसके लिए हम इस लाइन को कवर करने के लिए देखते हैं कितने यूनिट लग रहे हैं। 4 लगेंगे। तो डिवाइड नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, 6। ठीक है भाई, ये होगा ना, क्योंकि इस लाइन को कवर करने के लिए कितने लगेंगे? 4। ये लाइन जो हम डिवाइड करते हैं ये क्या हमको बताता है? ये हमको बताता है कि कितने और यूनिट सेल में एटम डिस्ट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूशन है। देखिए ये रख कर दें। थर्ड नियरेस्ट नेबर, ये सेकंड हो गया। थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पर है? हाँ, नियरेस्ट नेबर इज एट द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है? ये वाला है √2a, है कि नहीं? अब देखो कितने ऐसे हैं, एक तो ये है, एक यहाँ और एक ही है भाई। √2a पर कितने हैं? एक ही आएगा ना एक एटम के लिए। इस वाले फेस पर देखिए, इस वाले बाहर वाले फेस पर कहाँ वाले? ये हाँ, और इधर भी 3 ये होगा, और एक ये और एक ये होगा। 3 कितना है? 1/8 एटम के लिए ऐसे कितने एटम है? 3। तो 1 एटम के लिए ऐसे कितने हो जाएंगे? 24। अब इस लाइन को कवर करने के लिए, ढकने के लिए एक सेल नीचे लगा दिया जाए, तो नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऐसे जो होंगे, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 24/2, 12। फोर्थ नियरेस्ट नेबर बताइए। फोर्थ नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पर आ जाएगा? यही तो बचा है।
एट द डिस्टेंस ऑफ रूट 3a और 1/8 एटम के लिए एक ऐसा एटम है, यस सर, 1/8 एटम के लिए ऐसा कितना है 1 है, तो एक एटम के लिए कितना हो जाएगा 8, और ये लाइन भी तो बॉडी के अंदर ही आ रही है, फुल्ली कवर्ड है, ये रिपीट होने वाली नहीं है, तो नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा, सच दैट फोर्थ नियरेस्ट नेबर कितना हो जाएगा इक्वल टू 8 है कि नहीं, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक, अब इन टॉपिक पे पहले एक दो क्वेश्चन देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, ए कंपाउंड इज मेड बाय x एंड y, ए कंपाउंड इज मेड बाय x एंड y in which a compound is made by x and y in which x is occupied at the corner, in which x is occupied at the corner and that of y is and that of y is and that of y is occupied at alternate faces, at alternate faces to form cubic unit cell, to form cubic unit cell. Find out the formula of the compound, find out the formula of compound. Second question लिखिए, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बोले, यस सर, देखिए, an element of atomic mass 75 is occupied in a cubic unit cell. An element of atomic mass 75 is occupied at cubic unit cell of age length 5 angstrom, of age length 5 angstrom. To form the density of cell, to form the density of cell is 2 gram per cubic centimeter, is 2 gram per cubic centimeter, 2 gram per cubic centimeter. Find out the type of, find out the radius of atom, find out the radius of atom, find out the radius of atom. देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक आपसे कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, कि एक कंपाउंड है जो x और y से मिलकर बना है और उस x y का जो लोकेशन दिया है कुछ इस तरह से दिया है कि x कहाँ पर है, एट कॉर्नर, x कहाँ ऑक्युपाइड करता है, कॉर्नर पर ऑक्युपाइड कर रहा है, और दूसरी चीज क्या है, y अल्टरनेट फेस पर है। तो ये जो दिख रहे हैं एटम ये किसके हैं, x है, और अगर हम ये फेस ले लिए, ये फेस ले लिए, तो इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है और इस पर नहीं है। जैसे मैं अगर इस रूम में खड़ा हूँ, इस फेस को मैंने ले लिया, तो इससे लगा ये फेस नीचे और ऊपर, इन फेसेस पर एटम नहीं है, अल्टरनेट पर है कौन सा, सामने वाला। जैसे इसमें है, अगर इस फेस को हम अज्यूम कर लिए तो इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है और इस पे भी नहीं, किस पर होगा, इस पर होगा। एक एटम अगर इस पे हो गया तो दूसरा एटम कहाँ होगा, इसके सामने वाले पर होगा। तो देखिए नंबर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स 1/8 × 8, 1 एक्स हो गया,
एंड नंबर ऑफ y इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1 बाई y कितना हो जाएगा? 1 बाई y कितना हो जाएगा? एक यहाँ है, एक वहां है, हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1। टोटल आइटम कितने हो जाएंगे? 2 नहीं सॉरी, एक क्या y कितना हो गया? 1 हो गया, x कितना हो गया? 1 हो गया। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा x इंटू y। ठीक है, एक क्यूबिक सिस्टम बन रहा है ना। क्यूबिक सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो एटॉमिक मास दिया है कंपाउंड का, कितना दिया? 75। और दूसरी चीज क्या दिया है? डेंसिटी जो सेल की दी है वो कितनी दी है? 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे नहीं भाई, एज लेंथ ए कितना दिया है? 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻⁻10। अब ये पूछ रहा है कि भाई उस एटम का रेडियस क्या होगा। अब सोचो एटम का रेडियस कहाँ से आएगा? एटम का रेडियस कहाँ से आएगा? तो हमने देखा कि एटम के रेडियस के लिए जो एज लेंथ से रिलेशन है वो अलग अलग है। प्रिमिटिव का अलग है, a = 2r है। बॉडी सेंटर्ड का a 4r = √3a है। और फेस सेंटर्ड का क्या है? 4r = √2a है। और हेक्सागोनल का क्या है? a = 2r है कि नहीं? तो सबका क्या था? रेडियस का और एज लेंथ से रिलेशन भी अलग अलग है। तो पहला काम ये है कि अगर हम ये समझ जाए कि यूनिट सेल कौन सा है, तब हम आगे का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है एज लेंथ की। अगर यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम पा जाते हैं तो बाकी इंफॉर्मेशन बना लेंगे। अब यूनिट सेल कौन सा है, इसके लिए डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी का इक्वेशन देखिए क्या होता है। डेंसिटी = होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन अवोगाड्रो नंबर Na into atomic weight अपॉन A क्यूब। यही तो था डेंसिटी का फार्मूला। अगर हम n समझ गए तो हम पता ले जाएंगे ना कौन सा यूनिट सेल है। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, रो की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए। रो कितना है? 2 = n क्या है हमको नहीं पता। Na क्या होता है? 6.02 × 10⁻23। एटॉमिक वेट इसका कितना है? 75 है। और A क्यूब कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁻10 का क्यूब। यहां से n अगर सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आती है 2। n की वैल्यू कितनी आती है? 2। यानी ये यूनिट सेल कौन सा है? सच दैट यूनिट सेल कैसा है? यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड BCC। एंड फॉर BCC हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 4r = √3a। ये आपको पता है, r यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। r = क्या हो जाएगा? √3/4 × a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। इसी बेस पर NCERT में एक प्रॉब्लम है। NCERT में भी डेंसिटी दिया है, सारी इंफॉर्मेशन दिया है और पूछा है कि यूनिट सेल कौन सा होगा। आधा क्वेश्चन होगा, है ना। इंफॉर्मेशन दिया है, पूछा यूनिट सेल कौन सा होगा। तो यूनिट सेल बताने के लिए हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम। ये दूसरा काम, ठीक है। इसको नोट करिए, वगैरह करते हैं इसको। अब देखिए, जो हम स्टार्टिंग में जब पैकिंग पढ़ रहे थे तो हमने दो चीजें बताई थी। एक तो बताया था कि जिन पर एटम ऑक्यूपाई होता है वो लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट है, और लैटिस पॉइंट पर कितना डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है ये बताया था। किसी पर्टिकुलर यूनिट में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं ये बताया था। और वाइड क्या होते हैं ये हमने बताया था। 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में वाइड डिफाइन होते हैं दो तरह के, एक टेट्राहेड्रन वाइड डिफाइंड होता है और एक ऑक्टाहेड्रन वाइड डिफाइंड होता है। उसी टाइम पे हमने कहा था कि अगर नंबर ऑफ एटम किसी यूनिट सेल में n है तो टेट्राहेड्रन वाइड्स 2n होते हैं और ऑक्टाहेड्रन वाइड्स कितने होते हैं? n होते हैं। उसको हम यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, देखो कैसे होते हैं।
और किस तरह से बनते हैं। हमने क्या लिखा था, हमने लिखाया था कि इफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, बी एन, अगर ये एन है तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल जो होगा, हेड्रल जो होगा वो 2n होता है, बोलो, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, n होते हैं। हमने ये भी बताया था कि टेट्राहेड्रल कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है। हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल बनेगा अगर इस तरह की पैकिंग एफिशिएंसी है, स्टैगर्ड मैनर में स्फीयर आप या मार्बल फिट करते हो, तो ये जो ट्रायंगुलर स्पेस अगर इसको चौथा मार्बल कवर करता है तो ये यूनिट सेल कौन सा वायर्ड है, टेट्राहेड्रल वायर्ड था। उसका स्ट्रक्चर कैसे बना था, कुछ इस तरह से बना था बना था कि नहीं बना था, बना था। हाँ। इस तरह से ये टेट्राहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल कैसे बना था, ऑक्टाहेड्रल हमने कहा था कि ये इस तरह का जो है सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम फिर से ऐसे ही 3 स्फीयर से कवर करने का ट्राई करते, लेकिन ये जो स्पेस बचता, अभी एक एटम यहाँ से एक पीछे से अगर कर दें तब जाके क्या होगा, बन जाएगा। एक एटम कहाँ से रख दें, यहाँ से, और एक पीछे से, तब जाके ये क्या होगा, कवर होगा। और वो जो स्पेस बच रहा है बीच में, एक पीछे से रख दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। और उसका स्ट्रक्चर में हमने बना के बताया था कि किस तरह से होता है उसका स्ट्रक्चर। ये 1 2 3 हो गए और ये 3 हो गए। इनके आगे और पीछे 2 हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, और इनके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो ये क्या हो गया था, ऑक्टाहेड्रल बना था, बोलो भाई। अब जबकि हमने लैटिस की डिटेल स्टडी ले लिया तो अब उसको विजुलाइज कर सकते हो कैसे बना था। हम एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहे हैं, क्या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की क्या पहचान है, एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर है। हाँ, एटम कॉर्नर के साथ साथ सारे फेसेस पे होते हैं। कौन है भाई, ये कौन है, कौन है वो? एटम्स कहाँ पर है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे होंगे, इस कॉर्नर पे होंगे, इस पर। इस तरह से एटम है क्या कॉर्नर पे। इसके साथ साथ और एटम कहाँ है, इसके साथ साथ एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके फेस में जो पीछे है इसका फेस सेंटर हो गया, ये एटम। अगर इस यूनिट सेल को हम थोड़ा सा डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, ये एक फेस का सेंटर आ गया जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, एक फेस का सेंटर ये आ जाएगा जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये एक सेंटर ये आ जाएगा, है कि नहीं है, यही है सिस्टम। देखो एक फेस ये है, एक फेस ये है,
यहाँ पर फेस के सेंटर पर एटम है ऐसा, यहाँ पर एटम है, एक नहीं, यहाँ पर एटम है और यहाँ पर एटम है। इसके अलावा दो फेसेज और हैं, एक ये है और एक फेस क्या है, ये वाला सामने का फेस है, ये क्या है पीछे वाले का फेस। अब इसमें वायर्ड समझिए थोड़ा सा, टेट्राहेड्रल वायर्ड जरा देखिए कैसे बन रहा है। ये कोई यूनिट सेल उठा के देखिए, जैसे हमने ये वाला यूनिट सेल ले लिया, ये यूनिट सेल अगर हमने ले लिया, ये जो सामने दिख रहा है, ये 1 2 3 एटम है, ये 1 2 3 एटम और ये चौथा जाके कवर देखिए 1 2 3 एटम है और ये कॉर्नर वाला जाके इसके ऊपर फिट हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट कहाँ होता है, फेस के सेंटर वाले कांटेक्ट में आते हैं। तो ये अगर कांटेक्ट में होंगे, ये देखिए इसी यूनिट की, ये वाली बात कर रहा हूँ, इस यूनिट सेल की, इस यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ। विजुलाइज करना चाहते हैं तो एक एटम यहाँ 8 हो गए ना। अगर एक टेट्राहेड्रल वायर से सामने वाले में मिल रहा है तो एक इसके पीछे है, एक यहाँ, एक इसके पीछे और 4 ऊपर, 8 हो गए। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 8। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। तो 4 एटम वाला जो यूनिट सेल है उसका टेट्राहेड्रल वायर्स कितना है, 8। दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी हैव रिटन दैट if the number of atom be n then tetrahedron wires be 2n। देखिए, since one tetrahedron wires is occupied कितने में है, at 1 unit, बोलो 1 यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वायर्स हैं, 1, and there are such 8 such unit are present this crystal, है ना, and 8 be the number of such part या such unit cell। so for total wires जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। total wires कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल कितने हैं, 4। एंड नंबर ऑफ एटम इन दिस यूनिट सेल कितने हैं, 4। देयरफॉर ये फर्स्ट टर्म लिखा जा सकता है, इफ नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल बी 10, नंबर ऑफ वायर्स या टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। अब अगर आयनिक कंपाउंड बनता है, कौन सा, आयनिक, तो आयन का साइज, आयन में दो तरह के आयन होंगे इन्वॉल्व, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, पॉजिटिव आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। आर ऑक्युपाइड एट द कॉर्नर एंड एट वायर्स कैटायन आर ऑक्युपाइड। वायर्स पर कौन जाते हैं, कैटायन जाते हैं और उस पर प्रॉब्लम फ्रेम की जाती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, देखो कंपाउंड, इसको लिखना तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होते हैं, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो जाएंगे, 2n। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, बीइंग लार्जर साइज ऑफ एनायन always occupied a corner, lattice point। कॉर्नर मतलब क्या है, लेटिस पॉइंट। ये लेटिस पॉइंट है, ये लेटिस पॉइंट, जहां पर एटम ऑक्युपाइड किया उसको क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। और जो वायर्स हैं उन वायर्स पर क्या होते हैं, कैटायन होते हैं। उस पर एक क्वेश्चन लिखिए, ए कंपाउंड इज मेड फ्रॉम A and B। A compound is made from A and B। किससे मिलकर बना है,
in which B is at lattice point, in which B is at lattice point to form a face centered unit cell या cubic closed crystal, to form a face centered unit cell या cubic closed packing, ठीक है। And that of A is occupied at, and that of A is occupied at 2/3 of its tetrahedron voids, 2/3 of its tetrahedron voids. Find out the formula of कंपाउंड। हो जाएगा नहीं? फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए कोई सा भी कंपाउंड वाइड पे पॉजिटिव जाता है, उस पे जाता है अगर आयनिक है तब, तो हम मानते हैं कि A:B से कंपाउंड बनता है। B कहाँ पर जा रहा है? लैटिस साइड पर, बोलो यही तो दिखाया है। और A कहाँ जा रहा है? टेट्राहेड्रन वाइड्स पे जा रहा है, बोलो भाई। हम अगर इसका रेशियो बस लिख दें कि अगर हम कहें कि अगर Bn होगा तो ये भाई 2n होने वाला है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि Bn है, ठीक है ले लीजिए, लेकिन A जो है वो 2/3 पर ही है, बस पूरे पर नहीं है। A कहाँ पर है? बस 2/3 पर है, यानी इसका 2/3 कर दिया जाए, ये कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड के डिफरेंट एटम का एरे या स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये क्या है? N, ये A का हो जाएगा, यानी देखिए 4/3 पे कौन रहेगा? A रहेगा। इस 2B कितने पर है? 1 पर है। कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा? 4A3B। ये एटम मिलकर बनाएंगे, यानी कंपाउंड को लिखा जाएगा A4B3। बोलो कंपाउंड को A4B3 लिखा जाएगा, है कि नहीं? एक क्वेश्चन और लिखिए, इसको लिख लेना पहले, एक क्वेश्चन और। क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, इन क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑक्सीजन इज ऑक्युपाइड एट लैटिस साइट of cubic close packing, lattice site to form cubic close pack, lattice site to form cubic close pack, and that of aluminium is occupied, at 1/3 of its tetrahedron voids, at 1/3 of its tetrahedron voids. Calculate the formula of aluminum oxide. इसको लिख लीजिए, उसको करना समझो, ठीक है भाई। ऑक्टाहेड्रन वाइड्स देखिए, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रन वाइड्स। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ऑक्टाहेड्रन वाइड भी n होते हैं, उसकी लोकेशन कर देते हैं। ये एक यूनिट सेल है, परेशानी मारता है। शांत रहो भाई। इसको हम
फिर से वैसे ही कट कर दे रहे हैं। ठीक है ये इसको यहाँ से हमने कट किया। इसको हमने कट किया। बस ये इतना कर दो, बाकी कुछ उखड़ने वाला नहीं है। एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, उसके अलावा जो एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं? फेस के सेंटर पर। ये एक फेस सेंटर्ड है, ये एक फेस सेंटर्ड है, ये एक फेस सेंटर्ड है, ये एक फेस सेंटर्ड। और दो फेस ये हैं, एक इसका आएगा यहाँ पर आएगा और एक इसका आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक, ऑक्टाहेड्रल वायर्स कैसे बनते हैं कि तीन एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, फिर दूसरा और आगे और पीछे से एक एक एटम आते हैं। वो तीनों एटम कौन से कांटेक्ट में आते हैं देखना। तीन एटम कांटेक्ट में आते हैं ना। और ये वाला जो एटम है ये देखोगे ऑक्टाहेड्रल वायर्स इस तरह से बने। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्या है? पूरे बॉडी के सेंटर पे है। एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ पर है? इस पूरे बॉडी के सेंटर पे। एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स और देखो कहाँ पर। एक ये फेस है, इसके सामने यहाँ पर भी तो एक फेस होगा, एक एटम यहाँ भी होगा फेस सेंटर्ड वाला। ये एक एटम यहाँ भी होगा, एक यहाँ फेस है तो एक यहाँ भी आएगा ही एटम यहाँ कहीं। इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स ये बन रहा है ये। तो एक तो बॉडी सेंटर में आ गया। वन ऑक्टाहेड्रल वायर्स ये वाला जो है वो कहाँ पे आ गया? इस पूरे के अंदर आ गया। वन ऑक्टाहेड्रल वायर्स कहाँ आ गया? एट सेंटर ऑफ बॉडी, एट सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल, एट द बॉडी सेंटर। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस यूनिट सेल के लिए? सच दैट वन वायर्ड, वन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड हो जाएगा भाई। ये एक तो आ जाएगा ना ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, और एक कहाँ आ रहा है? ये क्या है? एज। एज के सेंटर पे आ रहा है। और देखोगे कि एज सेंटर पर कितना है? 1/4 है। देखो ये इतना ही यूनिट सेल देखिए कितना ही आएगा। तो बाकी तो ये ऊपर का इधर का कट जाएगा। सिर्फ कितना है? 1/4 पर। ये जो है एज है, एट एज सेंटर कितना है? 1/4 वायर्ड आ रहा है। तो टोटल एज कितना हो जाएंगे? सो टोटल वायर्ड्स एट, टोटल ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स वायर्ड एट एज। एज पर कितने होंगे? टोटल एजेस कितने हैं? 12। एट एज 12 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना होगा? 3। एक यहाँ 3 यहाँ। टोटल वायर्ड कितने हो जाएंगे?
और टोटल आइटम कितने हैं? ऑक्टाहेड्रल वायर्स इक्वल टू 4 और टोटल आइटम भी कितने हैं? 4। इसलिए ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने होते हैं? जितना कि टोटल होगा। ठीक, बस इतना ही।